फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन खान साहब का बड़ा ऐलान है कि लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान कर दिया कि 25 मई को 3 बजे वो पाकिस्तान से मिलेंगे, पाकिस्तान के अवाम से मिलेंगे श्रीनगर रोड पर। खान साहब KPK से निकलेंगे अपनी हुकूमत की हिफाजत में। आप सब जहाँ जहाँ से जैसे पहुँचें, जैसे निकलें, गर्मी में, प्यास में, भूख में, भाई यू हैव टू गो, क्योंकि बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। दूध की नहरें, मुझे कहने दीजिए, शहद की नहरें 3.5 साल बहती रहीं और उनका फ़्लो मौजूद हुकूमत ने रोक दिया है। तो उसे दोबारा कंटिन्यू करने के लिए आप सबको जाना होगा। श्रीनगर रोड बंद करने का मतलब यह है कि इस्लामाबाद सीज हो जाएगा, सारा ट्रैफिक बंद हो जाएगा। फिर यह भी साथ में कह दिया है, पहले भी कहा था, आज शाम महमूद कुरैशी ने कहा है कि नहीं निकलने दिया तो हर शहर को इस्लामाबाद बना देंगे, पाकिस्तान को इस्लामाबाद में तब्दील कर देंगे। 2 दिन लिए खान साहब ने मुल्तान में कहा था कि वो मुल्तान के जलसे से पहले कहा था कि मुल्तान के जलसे में ऐलान करेंगे, मगर फिर 2 दिन उन्होंने लिए कि जी वो संडे को ऐलान करेंगे पेशावर में कोर कमेटी के इजलास के बाद। तो कई नेगोशिएशन चल रही होगी, एस्पेकुलेशन है ये, और इस एस्पेकुलेशन पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बताऊंगा अभी, और एक मैसेज और है मेरे पास, उस पर हम आगे बात करेंगे। बहरहाल देखना ये है कि अब क्या होता है। एस्पेकुलेशन भी कर सकते हैं ना कि IMF के मुज़ाकरात के नताइज का इंतज़ार हो रहा है, कहा जा रहा है। सबसे पहले ध्यान में रखें, ये जो खान साहब के मुखालिफ हल्के हैं ना, जो खान साहब के नज़रियाती तौर पर, जो खान साहब को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और आइडियल जर्नलिज्म करते हैं, आइडियल इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्हें कहना चाहिए कि वो अपने नज़रिए से कहीं नहीं फिरते, उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि खान साहब रियासत पे हावी आ चुके हैं और अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, सब पर लर्जा तारी है खान साहब का। ये तो लोग पहले से कह रहे थे कि स्टेटस को चेंज हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक नई इस्टेब्लिशमेंट आ गई है खान साहब की शक्ल में। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सबको पता है कि लोग मायूस थे, बेजार थे इन पुराने नामों से, इनके कारनामों से। बार बार रिपीट करके कहता हूँ कि खान साहब जो हैं और ये अहले यूथ, ये नवाज शरीफ, जरदारी और ये जो पूरा स्टेटस को का पॉलिटिकल सिस्टम कायम किया हुआ था हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, उसकी उकरबा परवरी, बद इंतज़ामी और बदउनवानी की कोख से ये पैदा हुए हैं। इसमें नफ़रत भी ज़्यादा है, गुस्सा भी है, वायलेंट भी हैं। और 3.5 साल जो होता रहा, हम सब देखते रहे कि खान साहब को अब तो काम करने ही नहीं दिया गया, और खान साहब ने जो किया वो दुरुस्त भी नहीं किया, क्योंकि खान साहब जमहूरियत तो बिलीव ही नहीं करते। उनके दिल में गुंजाइश कहीं नहीं होती, ना कह दिया तो कह दिया। परसों इन प्रोग्राम में बताया गया था कि खान साहब जिस फितरत के आदमी हैं, कल ओन चौधरी ने उस पर गवाही दे दी सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि खान साहब को लोग जो खान साहब निकालते हैं लोगों को, तो ये भी गौर करें, लोग जो खान साहब के साथ 20-20 साल से थे, 15-15 साल से थे, जिन्होंने खान साहब के लिए पैसे भी खर्च किए, टाइम भी लगाया, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, वो खान साहब से क्यों अलग हो गए? ये बहुत गौर तलब बात है। और सियासी तारीख़ में इक्का दुक्का लोगों का तो सुना है हमने, मज़ाहिब की तारीख़ में भी, मगर इतने बड़े पैमाने पे लोग टूटे हों, और ऐसे लोग टूटे हों कि जिन्होंने, जो शादियों के गवाह हों, जिन्होंने शादियां करवाई हों, जो हर मुश्किल में खड़े रहे हों। बहरहाल एक तवील बहस है। अब मैं आता हूँ, मुझे 2 मैसेजेस आए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के माहौल में। पहला एक मुझे ऑडियो मैसेज आया, मैं उनसे सीखता भी हूँ, मेरा ऑनर है, स्पेशली सहाफ़त भी, सियासत भी। वो बहुत रंगीन गुफ्तगू में बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं सियासत पे, सहाफ़त में। तो 2 मज़े एक साथ मिलते हैं कि एक अच्छी गुफ्तगू भी होती है, कलरफुल, और जो यार दोस्त करते हैं आपस में अपनी निजी महफ़िलों में, प्राइवेटली, हर तरह का उसमें डायलॉग शामिल होता है, सटायर भी होता है, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो उन साहब का मैं क्या बयान करूँ। तो उन्होंने कल मुझे एक ऑडियो मैसेज किया, वो मैंने लिख के रखा है कि आफाक तुमसे पूछना ये था कि ये मुझे बहुत सारी कॉलें आ रही हैं
कि अब क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो ये हम लोगों की क्या आदत है कि हम हर बात को क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, स्पेकुलेशंस क्यों करते हैं। फिर हमारे सहाफ़ी भी, दानिश्वर भी, अदीब भी, इल्म और जो अहले इल्म है, अहले शऊर है, वो सबका एक ही वो है कि ये होगा तो ये होगा, ये ऐसे हालात होंगे तो ये नतीजा निकलेगा। और फिर सहाफ़त में तो नजूमियत ज़्यादा आ गई है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? ये यकीन है, उन्होंने रवादार आदमी है। उन्होंने नेक्स्ट अपने आर्ग्यू में क्लियर भी किया कि मैंने तुम्हें नहीं कहा, तुम कम करते हो, मगर मुझे पता है कि मैं भी स्पेकुलेशन से काम लेता हूँ, क्योंकि मेरा कहना यह है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। और ज़िंदगी को आपने समझा हो, भोगा हो, भुगता हो, तो आपको बहुत सी चीज़ों का सही अंदाज़ा भी होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो बहरहाल मैंने जो उन्हें जवाब दिया, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। मैंने बड़ा सादा सा, सिंपल सा, जो मेरे जहन में फौरी आया, एंड आई वाज ड्राइविंग एट दैट टाइम व्हेन ही मैसेज मी। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, ये पूरा समाज, ये रियासत साजिशों की बुनियाद पर तश्कील दी गई थी, फिर इसे चलाया भी साजिशी निज़ाम की बुनियाद पर। यहाँ इत्तलात का और ख़बर का फुकदान था, रसाई हासिल नहीं थी, और दिखाते लोग दायां हैं तो बायां इस्तेमाल करते हैं। तो फिर लोगों ने स्पेकुलेशन ही करनी होती है, वो अहले शऊर हों, अदीब हों, दानिश्वर हों, सहाफ़ी हों। जब खबर का फुकदान हो, इत्तला का फुकदान हो, तो इंसानी नेचर है कि फिर स्पेकुलेशंस की जाती हैं। अच्छा, फिर ये आप नोट करें, हम बात बात पर कसम खाते हैं, लम्हा लम्हा खाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, यकीन नहीं करते। हम एक ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं कि सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। इंसानों को ये मज़ाहिब, रियासती निज़ाम, ये इंसानों को मुनज़्ज़म करने के लिए आए, एक वे ऑफ लाइफ देने के लिए आए, कि जज़ा और सज़ा के निज़ाम के साथ आए। बताया गया कि नज़्म व नस्क में क्या है, बेतरतीबी, इंतशार आपको कहाँ ले जाती है। तो सहाफ़त हो, दानिश्वरी हो, कहीं से कहीं ले जाइए। स्पेकुलेशंस तो करते हैं। आप अमेरिका में देखें कि यहाँ स्पेकुलेशंस बहुत कम होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर गुफ्तगू। आप सारे न्यूज़ चैनल उठाकर देख लें, आपको स्पेकुलेशंस कम नज़र आएगी, दैट्स ट्रू। अच्छा, ये जो हमारे दोस्त हैं, ये इस वक्त जो मौजूद हालात हैं, इसका जो डिज़ाइन है, मेरा यकीन है, स्पेकुलेशन है मगर यकीन की हद तक है। उनके पास ये डिज़ाइन मौजूद है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 4 दिन के बाद क्या होगा, कैसे होगा। कि ये छोटी रियासतें हैं जो आज़ाद नहीं होती, खुद मुख्तार नहीं होती, क्लाइंट स्टेट हो, तो उनके जो फैसले होते हैं वो कहीं और होते हैं। जैसे हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक और इस्टेब्लिशमेंट है, कहीं वो फैसला करती है, तो वो उसका हिस्सा है, तो उन्हें खूब मालूम है। और जिस उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, बल्कि कहना चाहिए सटायर करने वाले स्टाइल में मैसेज किया, उसने मुझे इस बात को कहने में आसानी पैदा की कि उन्हें मालूम है कि क्या होने जा रहा है। अब मैं आपको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनाता हूँ, जो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी इतने ही इन्फ्लुएंशियल हैं, वो खान साहब के भी करीब रहे हैं, वो बाकी हुक्मरानों के भी करीब रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, बहुत नेक नाम हैं, और बहुत खामोश तबह हैं। मतलब मंजर पे आना पसंद नहीं करते, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनका जिक्र अखबार में हो, टेलीविज़न पे हो, और बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। उनका अंग्रेज़ी में मैसेज है, मैंने उसे आपके लिए उर्दू में तर्जुमा किया है, तो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वर्डिंग नहीं सुनाना चाहता आपको, मगर उनके मैसेज के इंतहाई 99% ये करीब होगा। वो कहते हैं कि डियर आफाक, पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, हो सकता है नया जमहूरी लीडर कल्ट भी हो। ऐसा पहले से तयशुदा तौर पर होगा, ऐसा पहले से तयशुदा तौर पर होगा। ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो रहे हैं, वो लोग जिन्हें हम सुनते हैं वो सच नहीं बता रहे कि स्टेटस को का वक्त बदल रहा है, वो तब्दील हो रहा है। अगर आज आप पाकिस्तान आएँ तो आपको सब कुछ अजीब देखने को मिलेगा। फिर आखिरी जुमला लिखते हैं, ताकत अगर हाथ से निकल जाए तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। आप नोट करें कि वो क्या कह रहे हैं कि जब ताकत हाथ से निकल जाए
تو بہت کچھ خطرناک ہو جاتا ہے. تو آپ سب سن رہے ہیں نا کہ اسٹیٹس کو چینج ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر اسٹیبلشمنٹ کے طور پر خان صاحب آ گئے ہیں، عدلیہ لیٹی ہوئی ہے، اور فوج انتخابات وہ جو نیوٹرل ہو گئی تھی اب وہ موجود حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ تاریخ دیں، اور انہوں نے تاریخ دینے سے انکار کر دیا ہے کہ انہیں اسٹوچ کے طور پہ استعمال کیا گیا نا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بجٹ بھی شاید پیش نہ کر سکیں، میٹر آف ڈیز ہے. جس خوف کے باعث انہوں نے یہ اقتدار لیا تھا، ایک برباد ہوتی حکومت، ایک برباد ہوتا سیاسی جماعت، ایک سیاسی جماعت جس کا سب ختم ہو گیا تھا، اسے زندہ کر دیا صرف ایک خوف میں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک تقرری تھی فوج کی، آرمی چیف کی. اب وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں رہی کہ ان سے بھی غلطیاں ہو گئیں، جیسے خان صاحب سے غلطیاں بگننگ میں ہی ہو گئی تھیں، ان سے بھی ہو گئیں کہ یہ کوئی فوری فیصلہ نہیں کر سکے. یہ بھی پلاننگ کے ساتھ نہیں آئے تھے جیسے خان صاحب نہیں آئے تھے. خان صاحب بھی کہتے تھے، ان کا تجربہ بھی، ان کا بھی وشفل تھنکنگ تھی، غرور تھا، تکبر تھا کہیں، اور ان کا بھی ایک موٹو تھا کہ بس خان صاحب کو نکالنا ہے. نہ ان کے پاس مہنگائی کا حل تھا. اگر آپ کو یاد ہو ان پروگرام میں بتایا جاتا رہا ہے کہ کوئی ان سے پوچھے، شہباز شریف سے، آصف زرداری سے، باقی اور مولانا فضل الرحمان سے، کہ آپ کے پاس کوئی گیدر سنگھی ہے کہ آپ مہنگائی کم کر سکیں گے. مہنگائی کوئی کم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آپ کی معیشت ختم ہو گئی ہے، سکڑ گئی ہے. اور پہلے کتنی معیشت تھی آپ کی آبادی اب دعویٰ کیا جا رہا ہے 30 کروڑ ہے، اور آپ کی امپورٹ جو ہے وہ ٹوٹل 30 بلین، ایکسپورٹ جو ہے $30 بلین ہے. اب آپ نے امپورٹ پہ پابندیاں لگائی ہیں نا کہ کیٹ فوڈ تک ساری چیزیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب کھیپیے، کیونکہ آپ کے ادارے ٹوٹے ہوئے ہیں. اس کو فالو کتنا ہوگا؟ ایک حکمران اشرافیہ فائدہ اٹھاتی رہے گی جو پہلے سے اٹھا رہی ہے کہ بھٹو صاحب نے شراب پہ تو پابندی لگا دی. تو کیا شراب ختم ہو گئی پاکستان میں؟ اشرافیہ کے ہر گھر میں پی جاتی ہے. غریب کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں. آپ ترسیں گے کیونکہ آپ کے ادارے ٹوٹ چکے ہیں. ایک فرد بدعنوانی کا اور اقربا پروری سے لے کر بد انتظامی کا. لوگ آتے ہیں سرکاری نوکری میں، کیوں آتے ہیں ہمارے یہاں؟ صرف پیسے بنانے کے لیے آتے ہیں نا. وہ ہمارے ایک دوست واقعہ سنا تھے، ہمارے بچپن کا ایک دوست تھا جو FIA میں چلا گیا. مطلب جو دوست اس کا نام لیتا ہے پہلے اسے گالی دیتا ہے. وہ بتا رہے تھے کہ مرزا اختیار بیگ نے، یہ نازیہ حسن کے جو شوہر ہیں اشتیاق بیگ، انہوں نے کوئی 6000 گز ڈیفینس میں زمین خریدی. تو ایک FIA کا چھوٹا سا افسر 2000 ایکڑ تو اس نے بیچی ان کو، اور درجنوں ایسے اس کے پلاٹ بتائے جاتے ہیں. اور وہ ایک ٹوٹے ہوئے کچے گھر میں پیدا ہوا تھا. اس کا باپ انتہائی شریف آدمی، با کردار آدمی، کہتے ہیں بیٹے سے ملتا بھی نہیں تھا مرتے وقت. تو ہر فرد چور ہو گیا، بے ایمان ہو گیا. اور کیوں ہوا یہ سب کو پتہ ہے کہ جب آپ معاشرہ سیج کر دیں، آپ لوگوں کو کنفیوز کر دیں، اندازے لگانے پہ بٹھا دیں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو آنے والے دن جو ہیں یہ اسپیکولیشن ہیں. مگر جیسا کہ میں نے اپنے دوست محترم کو جواب دیا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. یہ اسپیکولیشن ایسے نہیں کی جاتی. یہ ٹھیک ہے ان کا کہنا کہ جی لوگوں کے پاس چڑیا ہے، کسی کے پاس باز ہے، کسی کے پاس کچھ ہے. مجھے ایسے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. یار دوست ہیں کچھ جو ذاتی گفتگو میں کچھ شیئر کر لیتے ہیں، اور وہ خبر کے طور پہ نہیں کرتے، وہ گفتگو کے طور پہ کنورسیشن میں جو ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اس پہ یقیناً اس میں خبر موجود ہوتی ہے. تو دیکھیں جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہونے جا رہا کسی بھی اینگل سے. اور معاشرے کی آپ کی ذہنی حالت یہ ہے کہ کل تقریر کی مولانا فضل الرحمان نے، اور مریم پر جو کیچڑ اچھالا خان صاحب نے، اس کے حوالے سے گفتگو سننے میں کیا کرتے ہیں کہ تم لوگوں کی حلال کی بیٹی پر جھوٹے الزامات لگاتے ہو، گھٹیا باتیں کرتے ہو، کیونکہ تمہاری اپنی کوئی حلال کی بیٹی نہیں ہے. اندازہ لگائیں کہ ابھی تک ہمارے سماج میں آج کے دور میں بھی بچے حلال اور حرام ہوتے ہیں. ہمارا کام حلال حرام ہو سکتا ہے. انسان حرام یا حلال نہیں ہوتے، انسان بس حلال انسان ہوتے ہیں. مجھے خان صاحب کے اس رویے پہ شدید تکلیف ہے، اور میری ایک مخالفت کی بنیادی وجہ بھی ہے
کہ خان صاحب سے اگر کوئی غلطی ہوئی تھی تو بچہ تو تھا نا، بیٹی تو تھی، ایکسیپٹ کرتے، مرد بنتے، کھڑے ہوتے اور کہتے ہاں میری بیٹی ہے. یہ سماج دیکھیں، آپ نے جو حرکت کی آخری عمر میں، جو آپ کی شادی ہے، اگر وہ کسی غریب محلے میں ہوئی ہوتی تو سنسار کر دیتے لوگ، مگر بڑے لوگوں کو ہمارے خطے میں معاف کر دیا جاتا ہے، درگزر کر دیا جاتا ہے، اسے بلکہ فیشن بنا لیا جاتا ہے. اور خان صاحب ایک فیشن ہی تو ہیں، اور کیا ہے ادروائز خان صاحب کے پاس. اور جو فیشن سے باہر ہے وہ سب بیکار ہے. خان صاحب اگر گلیمرس نہ ہوں، اسپورٹس کے ہیرو نہ ہوتے، اور خان صاحب کی جو 70 سال میں فٹنس ہے اگر وہ نہ ہوتی، جو خواتین ہیں 90% پاکستان کی 90% خواتین، وہ خان صاحب انہیں کوئی سیاست کے بارے میں علم نہیں ہے، ان کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ نالج ہی نہیں رکھتی، مگر خان صاحب کو ووٹ دیں گی. بہرحال آج کے لیے اتنا ہے. آپ سے کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.